Okay, dear students and viewers, today is once again Saturday और अभी पिछले लेक्चर में मैं एक खास टॉपिक लेकर आया था। आपको याद होगा, गांधी जी और भगत सिंह। क्योंकि हिस्ट्री के दो पार्ट हैं। एक तो होता है प्रोफेशनल हिस्ट्री, जो एक व्यावसायिक हिस्टोरियंस लिखते हैं, एक ऐसे इतिहासकार लिखते हैं जो कुशल होते हैं अपने कार्यों में। जैसे एक आर्किटेक्ट कि किसी मकान की अच्छे डिजाइन को तैयार कर सकता है, कोई डॉक्टर, कोई फिजिशियन किसी का चेकअप अप टू मार्क कर सकता है, उसी प्रकार से एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन ही किसी भी टॉपिक पर ज़्यादा निष्पक्ष विचार दे सकता है, क्योंकि उसका काम बहुत कठिन होता है। वो बहुत सारे सोर्सेस का अन्वेषण करता है और साइंटिफिक सोर्सेस को आधार बनाकर वह बोलता है, और जो बोलता है उसका पुख्ता आधार होता है, उसका एक साइंटिफिक बेसिस होता है। दैट इज नॉट अ हाइपोथेसिस। लेकिन जो पॉपुलर हिस्ट्री होती है, वो पॉपुलर हिस्ट्री में फिर एक दूसरी तरह का डेंजर होता है। वो चौपाल पर राजनीतिक जलसों में बोले जाते हैं और जिसका कोई सबस्टेंशियल बेसिस नहीं होता है, जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है। और लेकिन आजकल तो आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह के इतिहास तेजी से फैलते हैं और ऑडियंस के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने सोचा कि हिस्ट्री के कुछ ऐसे पहलू जो विवादास्पद हैं और जो पॉपुलर पार्लेंस लोकप्रिय जीवन में या लोकप्रिय इतिहास में जिनको थोड़ा अलग तरीके से लिया जाता है, वैसे पहलुओं को मैं छूऊं और उनको क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज में लाऊं। इसीलिए मैंने ये लेक्चर लाया है। इससे पहले मैंने भगत सिंह और गांधी जी पर लाया। अब देखो, मेरा लेक्चर का विषय है नेहरू एवं बोस सहयोगी अथवा प्रतिस्पर्धी। ये भी आप जानते हैं कि इन दोनों व्यक्तित्व को लेकर काफी विवाद है। मैं आगे कोशिश करूंगा कि नेहरू और पटेल के बीच के संबंध भी आपको स्पष्ट हों। गांधी और सुभाष के बीच के संबंध तो कुछ हद तक मेरे इस लेक्चर में भी आपको झलक मिल जाएगी। कभी भविष्य में देखूंगा कि अगर वह भी आप स्पेसिफिकली देखना चाहें कि भाई गांधी जी और सुभाष में क्या दोनों के व्यक्तित्व टकराहट संबंधी क्या समस्या थी, तो मैं इसको भी लाइमलाइट में लाने की कोशिश करूंगा। मैं पहली बात बता दूं कि मैंने आधार क्या बनाया है। आप जानते हो कि मैं हमेशा आधार की चर्चा करता हूं। एक पुस्तक है, दो पुस्तक बहुत ही रिसेंट है। इसमें ये दोनों सुभाष के फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही लिखा गया है। एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाइफ, पॉलिटिक्स एंड स्ट्रगल। ये कृष्णा बोस का है, जो उन्हीं के फैमिली के हैं। और ये सुगत बोस, हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट, ये सुगत बोस का। ये दोनों बहुत रिसेंट में बुक निकली हुई है। और मैं आपको बताऊं कि सुगत बोस और कृष्णा बोस, ये दोनों उनके अपने फैमिली से ही हैं। इनमें सुगत बोस एक बड़ा ही प्रोफेशनल हिस्टोरियन है, क्योंकि सुगत बोस को मैं प्राय पहले भी पढ़ता रहा हूँ। और सुगत बोस को मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में कई जगह रेफरेंसेस पाए हैं। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट पर भी उनका रिसर्च है और अस्थायी बंदोबस्त पर, और मैंने एक बड़ा ही एक रेस्पेक्टेड हिस्टोरियन के रूप में उनको देखा है। दूसरा है, जो मेरे पास उसका फिजिकल वर्जन तो नहीं है, लेकिन उसका एक वर्जन अवेलेबल है जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्जन में है। और इस बुक को देखूं तो ये बुक बेसिकली रुद्रांशु मुखर्जी का है। रुद्रांशु मुखर्जी का बुक है, रुद्रांशु मुखर्जी नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स। तो एक ये बुक है जो मैंने इसको आधार बनाई। 2014 में लिखा गया था। और रुद्रांशु मुखर्जी तो बहुत ही रिप्यूटेड हिस्टोरियन हैं। और इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी ये अशोका यूनिवर्सिटी, जो इंडिया का एक आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द पायोनियर यूनिवर्सिटीज के रूप में इस्टेब्लिश हुआ है, जो फॉरेन लाइन पर और आप कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर उसके सिलेबस को फॉर्मुलेट करने की कोशिश की गई है, उसमें भी वाइस चांसलर के पद पर है। और एक पिछले साल में इन्होंने दो बुक लिखे थे। एक झांसी की रानी और बेगम हजरत महल पर, दोनों को मिलाकर पैरेलल लिखा था, रानी एंड ए बेगम। और एक रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी के संबंधों को लेकर लिखा था। और दो बुक इनकी आई थी, मुझे लगता है 2021 में। तो मैं स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो बातें कही जा रही है आपको, ये कोई बातें ऐसी नहीं कि सुनी सुनाई बातें हैं या किसी
राजनीतिक जलसों से निकली हुई बातें हैं। ये बातें, इनका एक पुख्ता साइंटिफिक एविडेंस है और आधार 3 को बना है रुद्रांशु मुखर्जी ने। मैंने रुद्रांशु मुखर्जी से कुछ ज़्यादा लिया है क्योंकि उनका काम इस पर कुछ ज़्यादा मुझे पुख्ता लगा। उसे सुगत बोस की रचना भी बहुत अच्छी है और कृष्णा बोस ने भी काफ़ी 6 डेकेड्स के शोध के बाद काम किया है। तो 3 आधार बनाया गया। एक तो गांधी की राइटिंग का आधार बनाया गया, सुभाष की राइटिंग को, इंडियन स्ट्रगल उनका ऑटोबायोग्राफी भी आप जानते हैं, और नेहरू की ऑटोबायोग्राफी को आधार बनाया गया। तो ये तीनों की अलग अलग रचनाओं को आधार बनाया गया और तीनों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश की गई। तो चलिए पहले आरंभ होते हैं नेहरू और बोस के विषय में, क्योंकि आपने 2-3 तरह की बातें सुनी होगी। एक तरह की बात यह सुनी होगी कि नेहरू बोस एक दूसरे को नापसंद करते थे और कहीं ना कहीं लोग तो इतना तक बोलते हैं कि भाई बोस के रास्ते से हट जाने से नेहरू को काफ़ी फायदा हो गया और वो भारत के प्रधानमंत्री बन सके, नहीं तो उनका पद उनकी खटाई में पड़ जाती। फिर यह भी बात होती है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आज़ाद हिंद फौज के बाद नेहरू का सुभाष के प्रति नज़रिया बहुत अच्छा नहीं रहा। कुछ इस तरह की बातें आपको पॉलिटिकल पार्लेंस में मिलेगी, या फिर आपको यह भी मिलेगा कि भाई सुभाष के साथ जस्टिस नहीं हुआ और नेहरू ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा पॉपुलैरिटी का केक, या जो भारत की आज़ादी में जो सबसे बड़ा केक है वो नेहरू के हिस्से चला गया। मैं आपको बताऊं कि एक टर्न ऑफ इवेंट्स है और उसके लिए हम किसको रिस्पॉन्सिबल माने, मैं फिर आप ही के कोर्ट में बात को रखता हूं। चलिए कहाँ से शुरू करते हैं। शुरू करते हैं हम कि दोनों का फॉरेन एजुकेशन हुआ था, दोनों ब्रिटेन लंदन से दोनों पढ़े हुए थे, कैम्ब्रिज का एसोसिएशन रहा था, दोनों लॉयर के बेटे थे। ये भी पैरेलल है क्योंकि इधर ये मोतीलाल नेहरू के पुत्र, उधर वे जानकीनाथ बोस के पुत्र। नेहरू इलाहाबाद से जुड़े हुए थे, बोस उड़ीसा में कटक से जुड़े हुए थे। उनके फादर भी चले हुए लॉयर थे, लेकिन उतने चले हुए नहीं जितना मोतीलाल नेहरू थे। और जहाँ तक आप एफ्लुएंस की बात कहेंगे, सुविधाओं की बात कहेंगे, तो नेहरू का बचपना निश्चय ही ज़्यादा ऐश्वर्यपूर्ण भी था, क्योंकि उनके पास स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बाकी सारी सुविधाएं थी। वह एक कह सकते हैं कि इंडिया में रहते हुए भी वो बहुत ही एलिट में भी एलिट फैमिली से जुड़े हुए थे। बोस कई भाई बहन थे, उनको उतनी सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन उनके परिवार भी खाते पीते और प्रॉस्पेरस फैमिली था, पैसों की उनके यहाँ भी कोई कमी नहीं थी। दोनों की अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने तो सिविल सर्विसेज भी क्वालिफाई किया था, लेकिन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद फिर उनके मन में अंतर्द्वंद हुआ, जबकि 6 मंथ्स के प्रिपरेशन पर किया था, बहुत ही मेधावी थे। लेकिन जब सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया तो अपने भाई शरद को उन्होंने पत्र लिखा कि क्या ब्रिटिश की गुलामी करना उचित है। और फिर उनके जो बड़े भाई शरद थे वो उनके एक फ्रेंड भी थे, क्योंकि महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर उनको सुझाव देते थे। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी अंतरात्मा कहे वही तुम निर्णय लो, और अंत में उन्होंने सिविल सेवा को त्यागने का निर्णय लिया। नेहरू सुभाष से 8 वर्ष उम्र में बड़े थे और उन्होंने 1912 में बंकीपुर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें नेहरू अपियर हुए थे पहली बार। और वो बंकीपुर सेशन में उदारवादियों की बढ़त थी, उदारवादी नेतृत्व का बोलबाला था। और सुभाष सिविल सर्विसेज से रिजाइन करने के बाद, मतलब जॉब से रिजाइन करने के बाद 1921 में जब भारत आए, तब तक भारत में असहयोग आंदोलन आरंभ हो चुका था। नेहरू का राजनीतिक कैरियर सुभाष से पहले आरंभ हुआ, लेकिन दोनों सोलमेट्स नहीं थे, दोनों का दिल या जिगर की दोस्ती नहीं थी, लेकिन विचारों की दोस्ती थी। विचारधारा बरबस, ये 8 इयर्स ओल्ड थे, वो कह सकते हैं 8 इयर्स जूनियर थे। लेकिन नेहरू समय अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति शुरू की थी, सुभाष ने भी स्वतंत्र रूप में राजनीति शुरू की। लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल के बड़ा ही कद्दावर नेता थे, आपने नाम सुना होगा चित्तरंजन दास, उसको कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक गुरु की तरह देखते थे सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए दोनों की निकटता स्थापित हुई कि जब गांधी ने अचानक से असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो युवाओं में को बहुत गहरा सदमा लगा गांधी के इस निर्णय से। इसमें जो सबसे अधिक 2 युवा इस निर्णय से प्रभावित हुए थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया, उसमें उन्होंने वर्णन किया है किस तरह युवाओं में एक उत्साह था, लोगों को स्वराज का गंध मिलने लगा था, लोग एक नई चीजों के, एक नए युग में प्रवेश करने की बात सोच रहे थे, और कितनी गहन निराशा हुई। और सुभाष ने उसको राष्ट्रीय विपत्ति, नेशनल क्लैमिटी तक कह डाला। तो मतलब क्या है कि दोनों
उनके इस निर्णय को नापसंद किया। और फिर 1920 के दशक में दोनों की कॉमरेडरी बनने लगी, दोनों की दोस्ती बनने लगी और दोनों समाजवाद की विचारधारा की तरफ खींचते चले गए। दोनों में एक तरह का राजनीतिक जुझारूपन आ गया। दोनों की सोच वामपंथ की तरफ मुड़ने लगी। वामपंथ मतलब है कि साम्यवादी समाजवादी विचारों की तरफ। और तब इसी क्रम में आप देखेंगे कि सबसे पहले, जबकि मैं आपको बताऊं कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इन दोनों की निकटता हो रही थी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सुभाष चंद्र बोस गांधी से ज्यादा श्रद्धालु मोतीलाल नेहरू के प्रति रहे थे। मैं आपको बताऊं 1928 में, आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, जब नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ था, उस समय 1928 में कांग्रेस की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो जब 1928 में उन्होंने इस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, उस समय कलकत्ता में उसका सेशन हुआ था। उस सेशन में जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गार्ड्स कॉर्प्स था, जो गार्ड था, बेसिकली उसमें एक डिपार्टमेंट होता था जिसमें पूरी सिक्योरिटी का अधिभार होता था किसी एक पर, उसके मुखिया सुभाष ही को बनाया गया था और सुभाष ही उनके मुखिया थे। और पूरा जो ये राजनीतिक जलसा था उसका आयोजन सुभाष के अंतर्गत हो रहा था और सुभाष ने उसको ऐसा फैनफेयर के साथ सेलिब्रेट किया कि सभी दंग रह गए। मतलब उनको, मतलब सफ़ेद घोड़ों से जो उसमें आप कह सकते हैं कि 20 या 28 घोड़े जुड़े हुए थे और जिस रथ पर बैठा के उनको लाया जा रहा था, वो वायसराय से उनका कम स्वागत नहीं था। और मोतीलाल नेहरू के प्रति उनके मन में सम्मान होता था, उससे निकटता सुभाष महसूस करते थे। विशेषकर इसलिए भी कि मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के बहुत करीब रहे थे और आपको पता होगा कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, इन तीनों की दोस्ती और तीनों ने मिलकर स्वराज्य पार्टी का भी गठन किया था। इस तरह इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात और संबंध थे। फिर अब जब 1928 में, लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट तैयार हो रहा था, कुछ भी हो, मोतीलाल नेहरू ओल्ड गार्ड्स थे, उनका टेम्परामेंट तो उतना रेडिकल नहीं था जितना युवा नेताओं का था। तो उस नेहरू रिपोर्ट में आप देखेंगे कि एक टर्म लिया गया कि भाई भारत का ऑब्जेक्टिव क्या हो, क्या भारत का ऑब्जेक्टिव स्वराज्य हो, पूर्ण स्वतंत्रता हो। तो तय हुआ कि डोमिनियन स्टेटस हो। डोमिनियन स्टेटस का मतलब हुआ कि भाई विदेश प्रतिरक्षा ब्रिटिश के पास ही रहे और जिस तरह साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है या बाकी डोमिनियन है, उसी तरह इंडिया को भी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा ब्रिटिश दे। युवा नेताओं ने इसका विरोध किया। सुभाष और नेहरू दोनों ने मिलकर जमकर विरोध किया। इन्होंने कहा कि नहीं, भारत को तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और वही समय है इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाकर इन दोनों नेताओं ने पूरे देश में युवाओं में स्वतंत्रता के लक्ष्य को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और नेहरू रिपोर्ट पर दबाव डाला कि अगर आप यह रिपोर्ट तभी प्रकाशित हो जब यह पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को लेकर चलता है, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य से कम से भारतीयों की आकांक्षा पूरी नहीं होगी। अंत में इनके दबाव में नेहरू रिपोर्ट को एक प्रपोजल लाना पड़ा कि अगर ब्रिटिश आगामी 1 वर्ष तक स्वराज्य के लक्ष्य को नहीं स्वीकार करते, मतलब अगर 1 वर्ष तक, आगामी 1 वर्ष तक वह डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य को स्वीकार नहीं करते, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज निर्धारित करेगा। 1 वर्ष का टाइम उसमें फिक्स किया गया। खैर चलिए, 1928 में नेहरू रिपोर्ट तो स्वीकृत नहीं हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मतभेद स्थापित हो गया और ब्रिटिश तो यही चाहते थे, क्योंकि भारतीयों के द्वारा ये बनाया गया पहला संविधान था और ब्रिटिश दिखाना चाहते थे कि देखिए, आप लोगों में आपस में इतना मतभेद है, आप कोई संविधान बना नहीं सकते। और ब्रिटिश को इस मिशन में सफलता भी मिल गई। लेकिन इसके बाद अब आती है बारी कि 1928 के बाद अब इसका अध्यक्ष कौन बने। उस समय गांधी अचानक सक्रिय हो गए। तब तक तो रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम में थे। 1929 के अधिवेशन में काफी सक्रिय हो गए और उसी सक्रियता में उन्होंने 1928 के दिसंबर में जो सेशन हुआ और गांधी जी ने अपने नॉमिनी के तौर पर युवा नेता नेहरू को चुना। हालांकि जिस समय नेहरू को 1929 में चुना था, नेहरू उस समय काफी कम उम्र के थे और नेहरू एक युवा नेता थे और कहीं ना कहीं नेहरू को ऐसा लगता था कि गांधी जी ने उनको अपने माउथपीस के रूप में चुना है। तो नेहरू अपने चुने जाने को उसमें बहुत पसंद नहीं किया। उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये मेरी काबिलियत के आधार पर चुना गया है या गांधी जी हमें अपने माउथपीस के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो और गांधी जी ने कहीं स्टेटमेंट भी दे दिया कि नेहरू मेरा प्रतिनिधि है। इस बात से कहीं ना कहीं उनको लग रहा था, लेकिन गांधी जी ने काफी समझाया कि आपको काबिलियत के आधार पर चुना गया है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उनके मन में बनी रही। खैर चलिए, 1929 में उन्होंने
अध्यक्षता ली और सुभाष भी उनके साथ थे। सुभाष भी काफ़ी उत्साह में थे और सुभाष उसमें कार्यकारिणी, कांग्रेस कार्यकारिणी में, आपको बताऊं कि अध्यक्ष का पद एक अलग होता था, जो एक जिसको आप कह सकते हो, इस पर तो विवाद है कि उसका स्थिति प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट की तरह थी या प्राइम मिनिस्टर की तरह। प्राइम मिनिस्टर की तरह तो शायद नहीं थी, लेकिन प्रेसिडेंट से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था अध्यक्ष का पद। लेकिन उसके अंतर्गत एक कार्यकारिणी होती थी 15 सदस्यीय। वास्तविक शक्ति उस कार्यकारिणी के पास होती थी, उसमें मेंबर्स होते थे, वो काफ़ी सक्रिय होते थे और कार्यकारिणी का उसमें बहुत, एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल होता था। उस एग्जीक्यूटिव के एक मेंबर में सुभाष चंद्र बोस भी थे और सुभाष चंद्र बोस और नेहरू दोनों की रुचि मिली हुई थी और इस बात पर सहमति बनी हुई थी कि भारत में जब भी लाया जाएगा तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव हम लोग लेकर आएंगे। उसी के लिए वो लोग युवाओं में कैंपेनिंग कर रहे थे। तभी एक अजीब घटना घटी। गांधी जी उसी समय, इरविन ने एक प्रस्ताव दे दिया। ये मैं गांधी इरविन पैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत गूढ़ चीज है, इसको रुद्रांशु मुखर्जी ने इस चीज को मेंशन किया है। इरविन ने कांग्रेस को प्रस्ताव दे दिया कि देखिए आप लोग आंदोलन चलाएं, क्योंकि कांग्रेस उसमें आंदोलन के लिए अपने आप को प्लान कर रही थी कि एक हम जन आंदोलन आरंभ करेंगे, जो आपने देखा आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ भी। तो कांग्रेस उस आंदोलन के लिए जब प्लान कर रही थी, रेवोल्यूशन के लिए, तो इरविन ने कांग्रेस को एक आश्वासन दे दिया, कहा कि देखिए ऐसा है कि आप आंदोलन को रोक दीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूं कि देखो आप इनके संबंधों में मैं आपको बता रहा हूं कि कई चरण आप लेकर चलिए। इनके संबंधों का एक चरण तो आप लेकर चलिए 1927-28, तो गहन मित्रता, इन दोनों के बीच क्लोज फ्रेंडशिप होगा, क्लोज फ्रेंडशिप, और यहीं से दोनों का कैरियर भी आरंभ हुआ है पॉलिटिक्स में। हालांकि जवाहरलाल नेहरू पहले आ गए थे, लेकिन सीरियसली अगर दोनों का कैरियर आरंभ हुआ तो इसी समय हुआ। और फिर दूसरा फेज आता है 1930-31, ये निराशा का फेज है, क्योंकि इसमें दोनों के बीच मनमुटाव हो गया, डिफरेंसेस हो गया। 1930 और 31 में ये वाकया बताता हूं। उसमें गांधी जी एक बड़े फैक्टर थे सुभाष और नेहरू के रिलेशनशिप के बीच। घटना कुछ यूं ही कि सुभाष और नेहरू दोनों का ऑलरेडी योजना बनी हुई थी कि भाई पूर्ण स्वराज्य से कम पर हमारा कोई समझौता नहीं। इन द मीन टाइम मैं आपको बताऊं कि कुछ न कुछ एक अजीब तरह की का प्रपोजल इरविन की तरफ से आया। उसने कहा कि देखिए हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और हम आपको एक प्रतिनिधित्व का भी विस्तार करेंगे, प्रांतीय सरकारों की स्थापना करेंगे, प्रांतीय स्वायत्ता पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आप रेवोल्यूशन के आइडिया को छोड़ दीजिए, डोमिनियन स्टेटस पर हमारा आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इसको कहते हैं दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट हुआ नहीं, उसका प्रपोजल उन्होंने दिया। जब प्रपोजल दिया तो ये प्रपोजल गांधी जी, और गांधी जी के साथ मैं आपको बताऊं 3 नेता ऐसे थे जिनकी रुचि गांधी जी से काफी मिलती थी। एक थे वल्लभ भाई पटेल, दूसरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरा थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और गांधी जी। ये सब मतलब इस कहा जाता है दक्षिण पंथी खेमा, इनको राइटिस्ट फैक्शन कहा जाता है। तो राइटिस्ट फैक्शन इसको लेकर काफी उत्साहित हो गया। जो इरविन का प्रपोजल था उसको लेकर वो राइटिस्ट फैक्शन काफी उत्साहित हो गया कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है और हम लोग इस डोमिनियन स्टेटस पर काम करें। परंतु इससे नेहरू को निराशा हुई। नेहरू प्रेसिडेंट थे, नेहरू ने कहा उस समय बापू नहीं बोलते थे, बापू आगे बोलना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि लेकिन ये कैसे होगा, ये तो हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। तो गांधी जी ने नेहरू को कहा कि अगर पंडित नेहरू आप अगर नहीं ऐसा करते हैं, आपको फिर अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि कार्यकारिणी का बहुमत निर्णय इसके पक्ष में है। तो कहते हैं कि नेहरू ने अंत में हस्ताक्षर कर दिया वो डोमिनियन स्टेटस वाले प्रस्ताव के साथ, कार्यकारिणी का जो प्रपोजल आया था उस पर। सुभाष चंद्र बोस ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज्य से कम पर तैयार नहीं थे। नेहरू ने जब हस्ताक्षर कर दिया, कहते हैं जब वो हस्ताक्षर कर रहे थे तो उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। सुभाष को जब पता चला कि नेहरू ने हस्ताक्षर कर दिया तो बहुत मतलब उनको निराशा हुई और उनको बहुत दर्द हुआ इस बात से। उन्होंने चित्तरंजन दास का तो डेथ हो चुका था, चित्तरंजन दास की वाइफ, उनकी पत्नी से
उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा और अपनी निराशा व्यक्त की कि नेहरू ने हमारे साथ धोखा किया। तो दोनों का मतलब आत्मा से नेहरू भी रो रहे थे, क्योंकि पूरी एग्जीक्यूटिव का और उसका दबाव था। उनको लग रहा था कि अगर हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो कांग्रेस में आपस में फूट पड़ेगी, जिसका फायदा ब्रिटिश उठा लेंगे, और हस्ताक्षर करते हैं तो अपने सिद्धांत से समझौता करते हैं। और सुभाष थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वो आगे पीछे ज़्यादा नेहरू की तरह नहीं सोचते थे, वो दो टूक निर्णय लेते थे। तो वो इस बात के लिए तैयार थे कि व्हाट एवर मे बी द कॉन्सिक्वेंसेस, हमको इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो पहला दोनों के बीच डिफरेंसेस माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स यहीं पर हो गया। खैर चलिए, बातें बदली। सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया। बहुत जब जोर पकड़ा तो गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता कर लिया। इरविन के साथ समझौता कर लिया। उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य नेहरू जी भी जेल में डाल दिए गए, सुभाष भी जेल चले गए। और जेल में तो नेहरू अपना, मोतीलाल नेहरू भी गिरफ्तार होकर आ गए। तो मोतीलाल नेहरू का गिरता हुआ स्वास्थ्य देख के नेहरू काफी चिंतित हो रहे थे। उधर सुभाष को जेल में बहुत समय पीड़ा भी हुई, क्योंकि पुलिस से उनका ये हो गया और पुलिस ने उनके साथ बहुत ज्यादती की, जिस कारण से बहुत समय तक बेहोश भी रहे, बहुत सारी दिक्कतें भी हुई। और 1931 में गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट कर लिया। इधर नेहरू ने भी गहन निराशा दिखाई, उधर सुभाष ने भी गहन निराशा दिखाई। और सुभाष का भी रिएक्शन वही था, उनका भी वही कह सकते हैं कि वही डिस्पेयर था, वही निराशा थी जो नेहरू की थी। और कहीं ना कहीं दोनों एक सोलमेट्स की तरफ फील कर रहे थे कि जो हुआ वो गलत हुआ। खैर चलिए, उस समय सुभाष बंदी बने हुए हैं और नेहरू फिर जेल से निकल गए। इन द मीन टाइम मैं आपको बताऊं कि हाँ, एक बीच में एक घटना छूट गई जो मुझे इस पर बतानी है कि 1908 नेहरू जब हस्ताक्षर करने वाले थे, कार्यकारिणी पर हस्ताक्षर तो कर दिया और कांग्रेस कार्यकारिणी भी तैयार थी कि हम इरविन के साथ वो दिल्ली पैक्ट उस समय करेंगे जिसमें कि डोमिनियन स्टेटस पर। लेकिन नेहरू की प्रोटेस्ट के कारण हिम्मत नहीं पड़ी, गांधी जी भी थोड़ा पीछे हट गए और उधर इरविन भी अपनी बातों से पीछे हट गया, इसलिए वो वार्ता टूट गई। वार्ता टूट गई तो समस्या समाप्त हो गई। तभी आ गया दिसंबर 1929 और लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया। नेहरू जी का और सुभाष दोनों के मन का साथ पूरा हुआ। सुभाष ने भी उसमें बहुत उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। और वही लाहौर अधिवेशन में ने गांधी जी को अधिकृत किया था कि गांधी जी एक अखिल भारतीय आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। और फिर गांधी जी ने उस आंदोलन के तौर पर मैं आपको बताऊं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। सो दैट वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ M.K. गांधी। उसी में सुभाष और नेहरू दोनों जेल गए। अब नेहरू तो खैर जेल से बाहर आ गए। सुभाष 1933 में जेल में थे और जब वो जेल में थे तो जेल में अचानक से कोई उनका एक फेलो कोई प्रिजन था, कोई उनका जो एक साथ में सहकर्मी, उनका एक कोई बंदी था, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया और अचानक से सुभाष को न्यूमोनिया का डाउट हुआ। तो डॉक्टर को यह डाउट हुआ कि कहीं ऐसा ना हो इसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया। उसमें ट्यूबरक्लोसिस लाइलाज बीमारी होती थी और उसमें बचना बहुत मुश्किल होता था, देश में कोई उसका चिकित्सा नहीं थी। तो उनको अनुमति मिली विदेश में ट्रीटमेंट लेने का और उनको वीजा यूरोप का मिल गया। हालांकि टेक्निकली वो आज़ाद नहीं हुए थे, लेकिन उनको यूरोप का वीजा मिल गया। लेकिन वीजा पर स्पष्ट 3-4 कंट्री मेंशन कर दिया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया था, स्विट्जरलैंड था और कुछ इस तरह के कंट्रीज थे। और उसमें स्ट्रिक्टली जर्मनी और ब्रिटेन ना जाने की पाबंदी लगा दी गई और कहा गया कि भाई आप हॉस्पिटल जाइए, ट्रीटमेंट कराइए और आपको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं रखना है, आपको एक अच्छे कैरेक्टर वहाँ दिखाने। सुभाष यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए गए और ट्रीटमेंट कराया भी, लेकिन थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य सुधरा। वहाँ पर वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, घूम घूम कर युवाओं को और विदेश में लोगों को जगाने लगे, भारत की समस्या को बताने लगे। उसी समय इटली में मुसोलिनी से भी मुलाकात हुई। हालांकि जर्मनी वो नहीं जा सके और ब्रिटेन जाने की भी उनको मनाही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविज्म दिखा। वही समय है अब ये 1930-31 में दोनों के बीच मतभेद का फेज है। और फिर देखिए नेहरू के साथ 1936 से लेकर 39 के बीच फिर मित्रता का फेज है। ये मित्रता का फेज क्यों है? तो उस समय नेहरू के जीवन का सबसे दुखद अध्याय चल रहा था।
1931 में मोतीलाल नेहरू का डेथ हो चुका था और कमला नेहरू उनकी पत्नी बीमार पड़ गई थी। और कमला नेहरू से चाहे उनका दाम्पत्य जीवन जितना बहुत गहरे रिलेशन नहीं रहे हों, लेकिन जब कमला नेहरू बीमार पड़ा तो उनको एक साइकोलॉजिकल वाइड हो गया, एक मनोवैज्ञानिक शून्य की स्थिति हो गई। उसमें वो जेल में थे तो बहुत समय तक तो उनको सेनेटोरियम में रखा गया कमला नेहरू को। उनको भी ट्यूबरक्लोसिस का ही प्रॉब्लम था और फिर नेहरू को उसमें अल्मोड़ा जेल तक में रखा गया ताकि वो टाइम टू टाइम अपनी वाइफ को जाकर देख सके। लेकिन वहाँ उनको कंट्रोल नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इनको विदेश ले जाना होगा, तो इंदिरा गांधी उसमें बच्ची थी, वही अपनी माँ को लेकर विदेश गई। लेकिन फिर आगे नेहरू को भी अनुमति मिल गई, नेहरू को भी जेल की तरफ से पैरोल पर उनको भेज दिया गया, तो वो भी विदेश चले गए। और उनको वहाँ जाने के बाद लग गया कि उनकी पत्नी अब जीवित नहीं बचेगी, और वही हुआ 1936 में स्विट्जरलैंड के एक हॉस्पिटल में उनका कमला नेहरू का डेथ हो गया। उस समय एक आदमी जो नेहरू के साथ खड़े रहे हर मोमेंट में, वो थे सुभाष चंद्र बोस। वो विदेश में ही थे, वो अपना ट्रीटमेंट के लिए गए थे, उधर ही रह गए थे और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो गए थे फॉर टाइम बिंग। और यहां नेहरू अकेले पड़ गए थे, तो वहां उनका क्रीमेशन से लेकर जितने भी रिचुअल्स है उसको सुभाष ने पूरा किया। और सुभाष, फिर दोनों के बीच एक गहन मित्रता हो गई। नेहरू अपनी पत्नी के डेथ के बाद फिर अपनी बेटी के साथ कुछ समय के लिए वापस आए। जब वापस आए उसी समय गांधी जी ने, हालांकि उस समय वो उनका व्यक्तिगत लाइफ में बहुत क्राइसिस चल रहा था, 1936 की बात बता रहा हूं, क्योंकि 1936 के फरवरी में उनका पत्नी का डेथ हुआ। और उसी समय आते ही गांधी जी ने कहा कि पंडित नेहरू, अभी कांग्रेस की अध्यक्षता आपको लेने की जरूरत है, क्योंकि आपसे उपयुक्त कोई उम्मीदवार नहीं दिख रहा है। तो वैसे तो उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा क्राइसिस था, लेकिन उन्हें स्पष्ट कर दिया कि बापू देखिए, हम राजनीतिक या देश के कार्य के लिए मैं हमेशा प्रस्तुत हूं, और उन्होंने उस दायित्व को ले लिया। अब इसी समय जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक वारंट जारी किया सुभाष के लिए, और आदेश जारी किया कि सुभाष को भारत आते ही गिरफ्तार किया जाएगा, तो इंडिया आते ही गिरफ्तार किया जाएगा। अब जब वो इंडिया आने के बाद गिरफ्तार करने की बात हुई, तो सुभाष को लगा कि अब इंडियन गवर्नमेंट हमसे बहुत नाराज है और बहुत जल्दी हमको अरेस्ट करने की वो साजिश कर रही है। हो सकता है कि विदेश से भी हमारी पकड़ने की कोशिश हो, लेकिन इस बात के लिए उनको डर नहीं था। उसमें उनके लाइफ में भी एक बड़ा ही, जैसे कमला नेहरू जिसमें बिछड़ रहे थे, उसमें उनके लाइफ में भी एक विछड़न की स्थिति आई थी, क्योंकि वहाँ पर एक एमिली नामक एक लेडी थी जिनसे उनका अफेयर हो गया था, और दोनों बहुत एक दूसरे के निकट आ गए थे। और अब उनको वहाँ विदेश छोड़ना, क्योंकि अब ये तय उनका करना मुश्किल था कि मैं विदेश में ही रह जाऊं, इंडिया जाऊं। तब तक नेहरू आ गए थे इंडिया, तो उन्होंने, सबसे क्लोज फ्रेंड सुभाष के नेहरू थे, तो सुभाष ने नेहरू को पत्र लिखकर पूछा कि मैं क्या करूं, मैं देश में वापस आ जाऊं या यहीं रहूं, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे इमीडिएट गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पता नहीं क्या किया जाए। तो नेहरू ने कहा कि नहीं, अभी आप वहां रहिए। तभी गांधी जी ने नेहरू को कहा कि नहीं, सुभाष को आने के लिए बोलिए, वहां रहना समस्या का समाधान नहीं है। नेहरू ने जब तक पत्र लिखा सुभाष को फिर, लेकिन तब तक सुभाष ने निर्णय ले लिया था कि नहीं, चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, हमको देश में जाना है। और सुभाष वहां से चले, वहां से चल चुके थे, और जाते हुए एमिली को उन्होंने एक पत्र लिखा, उन्होंने एक लेटर लिखा कि मैं जा रहा हूं, बहुत अच्छे और अंतरंग समय हमने गुजारे, मुझे पता नहीं कि मैं तुमसे फिर मिल सकूंगा या नहीं, मुझे ये भी पता नहीं कि मैं वहाँ जाऊंगा तो मुझे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, मुझे ये भी पता नहीं कि जाते ही मुझे गोली मार दी जाएगी, गवर्नमेंट कौन सी सज़ा मुझे देगी, मुझे पता नहीं। लेकिन हम ये भी आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि दोबारा तुमसे मिलेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कबूल करते हैं कि हमारे और आपके जो संबंध रहे हैं वो मेरे जीवन के सबसे अंतरंग संबंध रहे। तो उसके बाद फिर वो आए, और जब इंडिया आए तो आते ही गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। इसका मतलब कि 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जब नेहरू ने अध्यक्षता की तो सुभाष अवेलेबल नहीं थे, और 1936 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की, वहां पर समाजवादी कार्यक्रम रखा। तो मैं बताऊं कि वही कांग्रेस के जो ओल्ड गार्ड्स थे, ओल्ड गार्ड्स में वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब को समाजवादी कार्यक्रम कोई ज्यादा रास नहीं आता था, कार्यकारिणी के मेंबर्स थे। तो इन लोगों ने उसमें थोड़ा सा नेहरू के कामों में रुकावट डाला, और जब नेहरू ने इंसिस्ट किया अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का और समाजवादी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, तो
फिर उन्होंने मतलब जैसे कुछ रेडिकल कार्यक्रम था, कुछ आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम था, क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा आया कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम आ गया। और 1935 का भारत सरकार अधिनियम आ गया और उसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान लाया गया। तो प्रांतीय स्वायत्तता से आशय यह था कि अब प्रांतों में चुनाव होते। तो पहले यह तय हुआ कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। तो नेहरू और जो वामपंथी गुट था, वामपंथी गुट में जैसे कांग्रेस समाजवादी दल का भी जैसे जयप्रकाश नारायण थे, बाकी नेता थे, तो उनका ये कहना था कि देखिए कांग्रेस को तो चुनाव लड़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन करने के बाद फिर उसको सरकार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार बनाएगी तो जनता को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद जुट जाएगी और कांग्रेस के हाथ बंधे हुए रहेंगे, गवर्नर उसको काम करने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार का जो चेहरा है वो धूमिल हो जाएगा। तो ये विचार रख रहे थे वामपंथी। दक्षिणपंथी चाहते थे ना सरकार भी बने और चुनाव भी लड़ा जाए। इसी मुद्दे पर मतभेद था। एक नौबत ऐसी आई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकारिणी ने त्याग पत्र दे दिया और गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से यही कहा कि देखो ऐसा है, ये कार्यकारिणी ने मेरे कहने पर त्याग पत्र दिया है, क्योंकि आपको अपने कार्यकारिणी के मेंबर्स के भावना को समझना पड़ेगा। उस समय नेहरू को सुभाष की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी कि अगर सुभाष कांग्रेस में रहते तो मेरे साथ खड़े रहते। वो बड़ा अकेला और अपने को कमजोर फील कर रहे थे। लेकिन उस समय तक उनके जीवन में गांधी जी आ चुके थे कुछ ज्यादा गहरे रूप में, क्योंकि खासकर 1931 में जब मोतीलाल नेहरू का डेथ हो गया था, तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी में अपना फादर फिगर देखने लगे थे। तो कोई ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे जो गांधी जी की भावनाओं को ज्यादा ठेस लगे। उन्होंने इस मुद्दे पर फाइनली कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अंत में कॉम्प्रोमाइज हुआ, कांग्रेस चुनाव भी लड़ी और चुनाव में सबसे बड़े चुनाव प्रचारक भी बने। मतलब चुनावी यात्रा उनका उस समय ऐतिहासिक यात्रा हुई। किस चीज़ से नहीं गया, ट्रेन से गए, बैलगाड़ी से गए, नाव से गए, साइकिल से गए और जहां तक जा सकते थे इंडिया का दौरा किया और वहां पर कांग्रेस का स्टार प्रचारक बने। और एक अच्छे ऑरेटर के रूप में ब्रिटिश ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जवाहरलाल से बड़ा ऑरेटर इस कांग्रेस पार्टी में दूसरा कोई नहीं। और इस तरह से कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री भी, चुनाव हुई, 7 प्रांतों में सरकार बनाने की स्थिति में थी, 8 प्रांतों में। हालांकि उसमें थोड़ा सा झमेला हुआ, वायसराय को अनुमति देनी पड़ी। सुभाष जेल में है, सुभाष तब तक। इन द मीन टाइम 1937 में फिर फैजपुर में अधिवेशन हुआ। मैंने 1936 के दिसंबर में ही शुरू हुआ, लेकिन हम लोग 1937 काउंट करते हैं। उस फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी कॉन्जिक्यूटिवली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की और उसमें भी उनके हाथ बंधे हुए थे, जो कि कार्यकारिणी के मेंबर्स थे, उनको कहीं ना कहीं दबाव था। सुभाष अवेलेबल नहीं थे। सुभाष उस समय तक जेल में थे और आर्थर रोड जेल में थे और उसके बाद उनका स्वास्थ्य वहां थोड़ा बिगड़ा तो उनको मेडिकल हॉस्पिटल में रख दिया गया। मेडिकल हॉस्पिटल में रख दिया गया तो मेडिकल हॉस्पिटल में मिलने कई लोग गए, उसमें गांधी जी भी गए। अब बात आ गई 1938 को, तो उस समय गांधी जी पता नहीं सुभाष से बहुत ज्यादा अंतरंग अपने आप को महसूस किया और उन्होंने सुभाष को एक तरह से इनवाइट कर दिया। 1938 के अध्यक्ष आप बने, हरिपुरा में अधिवेशन होगा जिसकी अध्यक्षता आप करें। तो इस पर थोड़ा वल्लभ भाई पटेल को आपत्ति भी हुई। वल्लभ भाई पटेल की आपत्ति का मैं कारण बताता हूं, बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे। वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, लेकिन विट्ठल भाई पटेल का राजनीतिक मतभेद अपने भाई से था। विट्ठल भाई पटेल चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ उन्होंने स्वराज्य पार्टी बनाई हुई थी और वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के स्टंज फॉलोअर थे और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया था तो विट्ठल भाई पटेल ने उसको क्रिटिसाइज भी किया था। और 1933 में विट्ठल भाई पटेल विदेश इलाज के लिए गए थे और उसी समय सुभाष चंद्र बोस भी विदेश, मैंने आपको कहा था, अपने ट्रीटमेंट के लिए गए, जहां पर जाकर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां करनी शुरू कर दी थी। उसी में विट्ठल भाई पटेल से उनकी मुलाकात हुई और बड़ा अंतरंग संबंध हो गए। वैसे भी तो पहले से जानते थे क्योंकि वो टी.आर. दास के क्लोज एसोसिएट थे। तो बीमार पड़े विट्ठल भाई पटेल, हॉस्पिटल में वहीं उनका डेथ हुआ। तो विट्ठल भाई पटेल ने अपना वसीयत सुभाष के नाम लिख दिया, अपनी 3/4 प्रॉपर्टी, और कहा कि यह प्रॉपर्टी सुभाष के विवेक पर, राष्ट्रीय आंदोलन पर खर्च होगा। जब सुभाष वहां से लौट कर आए तो हरिपुरा अधिवेशन से पहले
वल्लभ भाई पटेल ने सुभाष को कहा कि भाई वो प्रॉपर्टी आप वापस करिए, क्योंकि ये हम अपने विवेक पर खर्च करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में, यह हम लोग तय करेंगे, कांग्रेस तय करेगी, आप नहीं तय करेंगे, आप उसको समर्पित करिए। सुभाष ने इस पर पहले तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने के बाद फिर दिक्कत उसमें यह आई कि इस बात पर मतभेद हो गया कि उसका यूज कैसे होगा, और अंत में सुभाष तैयार नहीं हुए। जब तैयार नहीं हुए, इन्होंने उन पर मुकदमा डाल दिया, और मुकदमा में वल्लभ भाई पटेल मुकदमा जीत गए और प्रॉपर्टी सुभाष से वल्लभ भाई पटेल के पास आ गई। अब ये बात हो गई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की, आप कह सकते हो कि वल्लभ भाई पटेल और सुभाष के बीच एक पर्सनल एनमिटी जैसी चीज हो गई। तो वल्लभ भाई पटेल उनको बहुत नापसंद करते हैं। लोग समझते हैं कि नेहरू ने सुभाष की लेगेसी को दबाया, लेकिन अगर आप उसकी गहराई में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि नेहरू तो उनके बहुत हद तक आइडियोलॉजिकली क्लोज थे, लेकिन अगर किसी से 36 का आंकड़ा कांग्रेस में था उनका, तो वल्लभ भाई पटेल का था। और मैं आपको यह भी आपको बताऊं कि गांधी जी का सुभाष विरोधी दृष्टिकोण बनाने में वल्लभ भाई पटेल का भी प्रभाव था। गांधी जी थोड़ा अपने अपने किस्म के इंसान थे। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू दोनों गांधी जी का आदर करते थे, इसमें कोई शक नहीं। फर्क क्या होता था कि सुभाष ब्लाइंड सपोर्ट के लिए तैयार नहीं होते थे। जब भी गांधी कभी रेजिस्ट करते या प्रेशर क्रिएट करते तो नेहरू उनके सामने सकम कर जाते थे, अपने फादर फिगर देखते थे। बाद में उन्होंने उनको बापू कहना शुरू कर दिया, और सुभाष रेबेल हो जाते थे कि नहीं, हम नहीं एग्री करेंगे आपकी बातों से। तो मतभेद इसी पर हो जाता था। इसके लिए उसको उदंड बच्चे की तरह गांधी जी पहले देखते थे। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष अधिवेशन कर रहे थे, अधिवेशन में थे, अभी दोनों के बीच, नेहरू और उनके बीच अच्छे दिनों की बात कह रहा हूं, लेकिन नेहरू उस समय पता नहीं यूरोप की यात्रा पर निकल गए, क्योंकि वो भारत की राजनीति से लगभग उब चुके थे। तो वो यूरोप की यात्रा पर वो निकल गए। वही यूरोप में गए तो वही समय है 1938 में जो म्यूनिक में गए, ऑस्ट्रिया में। और उसी म्यूनिक में, ऑस्ट्रिया तो उसमें जर्मनी का पार्ट हो चुका था, और वहीं पर म्यूनिक की वो प्रसिद्ध संधि हुई थी जिसमें चेकोस्लोवाकिया को बेच दिया गया था, जो अपने वो उन्होंने एक तरह से हिटलर के हाथों उसको तुष्टीकरण की नीति या पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की पराकाष्ठा कहते हैं। और कई दिग्गज नेताओं से वहाँ मिले। और जब वो 1938 के अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस थे, तो सुभाष ने भी वही प्रॉब्लम फील किया कि नेहरू की तरह उनके भी हाथ बंद गए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकारिणी ने उन पर इतने अंकुश लगा दिए कि अब वो उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने एक योजना समिति का गठन किया, और उसमें उनको नेहरू की इतनी अधिक याद आ रही थी कि उन्होंने एक लेटर भेजा कि मैंने पिछले कुछ महीनों में जितना आपको याद किया है, आपको महसूस किया है, उतना इससे पहले जीवन में कभी नहीं किया था। मतलब उनको इस बात का मलाल था कि नेहरू अभी अगर होते, जो नेहरू उस समय 1936-97 में फील कर रहे थे, तो सुभाष 1938 में फील कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि यूरोप में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारत आइए, आपको भारत में एक बहुत बड़ा काम इंतजार कर रहा है। क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कमिटी तो बनाई थी, योजना समिति बनाई थी, योजना समिति के अध्यक्ष का पद उन्होंने सुभाष को सुपुर्द किया, नेहरू को सुपुर्द किया कि भाई आप अध्यक्ष का पद संभालिए, और नेहरू ने संभाल भी लिया। तो हर कुछ एमिकेबली सेटल हो गया। अब नेक्स्ट सेशन होने वाला था 1939 में त्रिपुरी में होने वाला था। तब तक गांधी जी और जो दक्षिणपंथी गुट था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, इस मूड में आ चुके थे कि सुभाष का बस यही लास्ट टेन्योर हो, अब सुभाष आगे ना बढ़े। और नेहरू ने कहा था गांधी जी को प्राइवेटली कि देखिए, हमें भी अपने काम को पूरा करने के लिए 2 टेन्योर लगा था, मैं 36-37, तो मैं समझता हूं कि सुभाष भी चाहेंगे कि उनको 1 टेन्योर और मिले। लेकिन गांधी जी ने उनका पत्ता काटना चाहा और सीधा पट्टा, पहले उन्होंने नए अध्यक्ष की तैयारी शुरू कर दी। तब तक पहले उन्होंने नेहरू को टटोला कि नेहरू आप अध्यक्ष बन जाइए। नेहरू ने मना कर दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तब कांग्रेस कार्यकारिणी के मेंबर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उसको गांधी जी ने कहा कि मौलाना आप बन जाइए अध्यक्ष। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद पीछे हट गए, क्योंकि मौलाना आजाद भी कलकत्ता से आते थे और सुभाष चंद्र बोस भी कलकत्ता से आते थे। तो उनको डर यह था कि कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस की इतनी अधिक लोकप्रियता थी कि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न हो कि कलकत्ता में मेरे लिए वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाए या हमें बहुत ज़्यादा विरोध मिले, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर
पट्टापी सितारमैया से बिना विचार किए हुए, जो पट्टापी सितारमैया ने बाद में खुद भी स्वीकार किया, गांधी जी ने उसकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। इस पर सुभाष ने काउंटर कर दिया। सुभाष ने कहा कि देखिए, हम मुद्दों पर आधारित राजनीति चाहते हैं और हम मुद्दों पर आधारित राजनीति से कभी परहेज नहीं करना चाहते। अगर हमने जो 1938 में जो काम समाजवादी कार्यक्रम शुरू किए थे वो अभी इनकम्प्लीट है, वो अभी अधूरा है, उसको अधूरे कामों को पूरा करने के लिए मुझे अगला टेन्योर, अगला अध्यक्ष का पद लेना ही पड़ेगा, इसलिए हम चुनाव लड़ना पसंद करें। गांधी जी को भी आत्मविश्वास था कि चुनाव हो जाएगा और चुनाव में हम जीत लेंगे, तो उन्होंने भी चुनाव वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और नेहरू जी उस समय तक कुछ नहीं जाना, इनोसेंटली नेहरू जी ने कहा कि हाँ, मुद्दों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए और इस आधार पर अगर सुभाष मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़ने का स्वागत हो। ये बात कांग्रेस कार्यकारिणी दक्षिणपंथी गुट को नेहरू का स्टेटमेंट पसंद नहीं पड़ा और उस समय तक नेहरू सुभाष के पक्ष में बोल रहे थे। फिर चुनाव हुए तो चुनाव में जिसका अंदाजा गांधी जी को नहीं था वही हो गया। मतलब 1577 मत सुभाष को मिले और 1380 मत ही मिले पट्टापी सितारमैया को। अब गांधी जी ने कहा कि देखिए, पट्टापी सितारमैया को हमने उम्मीदवार बनाया था और हमने उसकी उम्मीदवारी की घोषणा उनकी तरफ से की थी और उनका हारना नहीं है, मेरा हारना है, इसलिए अब कांग्रेस मुझसे ऊपर हो चुका है, हमें अब कांग्रेस से आजाद हो जाना चाहिए। तो जब उन्होंने भावनात्मक बातें करनी शुरू कर दी तो अफरा तफरी मच गई। सभी ने बापू का ये पकड़ा कि भाई, ये तो बापू अगर कांग्रेस से चले जाएंगे तो फिर तो कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, इसलिए बापू को कांग्रेस में रहना चाहिए। और इसी मुद्दे पर सुभाष को आइसोलेट करने लगे। और दक्षिणपंथी उधर तो जो गुट था वो तो पहले ही सुभाष का विरोधी था। गांधी जी ने सुभाष को कहा कि आप कार्यकारिणी बना सकते हैं, लेकिन जब कार्यकारिणी बनाने की बात हुई तो कार्यकारिणी के मेंबर्स ने त्यागपत्र दे दिया। इसमें 12 मेंबर्स ने एक साथ त्यागपत्र दे दिया। सुभाष इस उधेड़ बुन में थे कि काम को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। इधर नेहरू का बड़ा ड्यूबियस रोल वहां पर हुआ। ड्यूबियस रोल का मतलब है कि थोड़ा कंफ्यूज रोल हुआ। एक तरफ वो गांधी जी को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि देखिए, सुभाष को आप काम करने दीजिए और सुभाष को पद से हटाना या उनको वहां से कांग्रेस से बाहर या कांग्रेस उनके कार्यों में बाधा उपस्थित करना उचित नहीं है। दूसरी तरफ वह सुभाष के स्टैंड से भी खुश नहीं थे। उनका ये मानना था कि सुभाष ने इतनी बातें बढ़ाई क्यों, क्योंकि इसके कारण कांग्रेस जो आज आंतरिक तनाव के कगार पर खड़ा हो गया, जिसका फायदा सरकार उठा सकती है, वह नौबत इन्होंने क्यों आने दी। इसमें उनको कांग्रेस के जो वाम, खासकर सुभाष जो वामपंथी गुट और दक्षिणपंथी गुट शब्द का प्रयोग कर रहे थे, उस शब्द से नेहरू को परहेज था। उनको कहना था कि कांग्रेस एक यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग अगर उसको वामपंथी और दक्षिणपंथी गुट शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपस में ये कहीं ना कहीं एक दरार को दिखाता है, जो दरार बाहर निकलकर आना सही नहीं है। तो गांधी चाहते थे कि उनको कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए सुभाष को कुछ मुद्दे पर, और सुभाष इसके लिए तैयार नहीं थे। अब जब 12 मेंबर्स ने जब रिजाइन किया तो नेहरू ने रिजाइन नहीं किया, लेकिन नेहरू ने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं रिजाइन करूं या ना करूं, फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि जब इतने सारे मेंबर्स रिजाइन कर चुके हैं तो अब एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट कहां करती कि मैं रिजाइन करने का अब कोई मतलब है। तो यहां पर माना जाता है कि सुभाष को नेहरू के व्यवहार से यहां पर बहुत धक्का लगा। और इसका एक उदाहरण मिलता है कि उन्होंने जैसे इस बात को श्री कृष्णा बोस ने भी उठाया है और रुद्रांशु मुखर्जी ने भी उठाया है कि उन्होंने अपने भतीजे से कहा कि अगर मुझे सबसे ज्यादा इस पूरे प्रकरण में किसी ने दर्द पहुंचाया है तो नेहरू, क्योंकि नेहरू से उनको उम्मीद थी। फिर वो खुद जब बहुत विभ्रम की स्थिति में पड़े तो नेहरू को बुलाया। उन्होंने कहा कि वो बीमार थे तो नेहरू को कहा कि आप आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी, कुछ राय लेनी है। और फिर उन्होंने राय भी ली कि मैं क्या करूं। नेहरू ने उन्हें भी राय दी, गांधी जी को भी राय देने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं पाई और अंत में सुभाष को कांग्रेस से रिजाइन करना पड़ा। तो मतलब कि अब मैं आपको बता दूं कि जो सुभाष और नेहरू के बीच जो इतना बड़ा दरार हुआ उसमें सबसे बड़ा फैक्टर गांधी जी थे। और गांधी जी के पीछे जो वल्लभ भाई पटेल का रोल था वो तो मैंने आपको बताया ही। तो इस कारण से कुछ घटनाक्रम ऐसे करवटें लेने लगी कि इसमें यह कहना मुश्किल है कि नेहरू इतना साइकोलॉजिकली डिपेंड कर गए थे
और सुभाष नेहरू के साथ मिलकर ज़्यादा रेडिकल कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते थे। यही स्थिति है। इसमें अगर कोई यह नेहरू पर आरोप लगाता है कि उनकी निगाह प्रधानमंत्री के पद पर थी, तो ये बहुत दूर की चीज़ है। प्रधानमंत्री का कम से कम 1930s में तो कोई पीएम के पोस्ट के बारे में नहीं सोच पा रहा था। और भारत को आज़ादी भी मिलेगी तो मैं मुख्य नेता बन जाऊंगा, उस समय तक नेहरू को ये ख्यालात आने शुरू हुए होंगे 1940s में, जब स्वतंत्रता काफ़ी निकट आई। तब कौन कैंडिडेट बन सकता है उस पर, उसमें भी कुछ दिग्गज नेता वल्लभ भाई पटेल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, तो बहुत सारे कंटेंडर्स वहाँ भी थे। ऐसा नहीं था कि नेहरू अकेले थे। हाँ, गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी चुना, ये भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि अगर सबसे गांधी जी का कोई करीबी दिल से व्यक्ति होगा तो वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी जी के प्रति अगर किसी ने ब्लाइंड श्रद्धा रखी होगी तो वल्लभ भाई पटेल थे, वो नेहरू नहीं थे। नेहरू से तो हर मुद्दे पर गांधी जी को पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान उनका गांधी जी से मतभेद चलता रहा था। तो ये मित्रता का फेज समाप्त हो गया माय स्टूडेंट्स 1939 में। फिर अब 1939 के बाद तुम देखते हो अलगाव आ गया। 1939 के बाद अलगाव, सेपरेशन, इतने फेज में ये संबंध बदले हैं, आप ही देखिए। अब ये अलगाव आ गया, उन्होंने जाके उधर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बना ली, बंगाल में सक्रिय हो गए और क्षेत्रीय स्तर पर बंगाल में उनकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। रविन्द्रनाथ टैगोर भी उनके पक्ष में खड़े थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पत्र भी लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष का भी हौसला बढ़ाया। यही चीजें चल रही थी। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उधर जर्मनी की सेना पोलैंड में घुसी और 1 सितंबर को और 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने, हमने 3 सितंबर 1939 की बात बता रहा हूं, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। और 5 सितंबर को बिना भारत के किसी भी राजनीतिक दल से विचार विमर्श किए ब्रिटेन उसने भारत को एक बेलिजरेंट नेशन, युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। अब जब इतनी सारी घटनाएं जब करवटें बदली तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने वाला था। अब गांधी जी और कांग्रेस सक्रिय हो गई। अब समझ नहीं पा रहे थे हमें क्या लाइन ऑफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उसमें यूरोप में फांसीवादी ताकत, इधर एशिया में जापान भी, लेकिन यूरोप में जो फांसीवादी ताकत है वो फांसीवादी ताकत एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा था और वह कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का एक शत्रु के रूप में था। ब्रिटेन और फ्रांस उस ताकत के विरुद्ध लड़ रहा था जो दुनिया में स्वतंत्रता का शत्रु था, लेकिन वही ब्रिटेन भारत की स्वतंत्रता को दबा रहा था, भारत को उसका संवैधानिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था। एक तरफ ब्रिटेन साम्राज्यवादी था, दूसरी तरफ ब्रिटेन प्रजातंत्र का रक्षक बनकर खड़ा था। तो बड़ी उथल पुथल और बहुत अनिर्णय की स्थिति थी नेताओं के बीच और कांग्रेस के बीच कि कौन सा लाइन ऑफ एक्शन हो। खैर चलिए, सबसे जो लास्ट बैठक वही हुई और वह इस घटना के, मुझे लगता है सितंबर में 1939 में वर्धा में सारे नेता बुलाए गए। स्पेशल एडवाइजर और स्पेशल लीडर के रूप में सुभाष को भी आमंत्रित किया गया। तो नेहरू सुभाष का साथ ये लास्ट बैठक थी जो एक साथ दोनों बैठे और तब इस पर मुद्दा हुआ। और जब राय पूछी गई तो सुभाष ने कहा कि बहुत अच्छा मौका है, ब्रिटिश अभी संकट में है, हमें इस संकट का पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये जो वॉर है ना तो हमें जर्मनी के पक्ष में बोलना है, ना ब्रिटेन के पक्ष में, हमें स्वयं अपने भारतीय राष्ट्रवाद का पक्ष लेना है। और इससे बढ़िया कोई अवसर किसी जन आंदोलन को आरंभ करने का नहीं होगा। एक उग्र जन आंदोलन आरंभ करिए और ब्रिटेन को बाहर करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा वहां, वो प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकृत किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ब्रिटेन साम्राज्यवादी है, हमारी स्वतंत्रता को दबा रहा है, लेकिन अभी ब्रिटेन में वो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है। तो हमारे साथ मुश्किलें ये है कि अभी अगर हम ब्रिटेन के विरुद्ध कोई बहुत बड़ा आंदोलन आरंभ करते हैं तो फिर ब्रिटेन, ये कहीं ना कहीं फांसीवाद को सहायता मिल जाएगी उससे। लेकिन हम ब्रिटेन के साथ अनकंडीशनल सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने हमें कोई संवैधानिक रियायत नहीं देने के लिए तैयार है। पहले तो ब्रिटेन अपना युद्ध ऑब्जेक्टिव को, वॉर ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करे, अपने युद्ध के लक्ष्य को क्लियर करे कि उसका क्या लक्ष्य है युद्ध का, और हमारे सामने अपना युद्ध का लक्ष्य रखे और फिर हम इस पर विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
लेकिन तब तक ना हमें कोई आंदोलन आरंभ करना है और ना हमें ब्रिटेन को सपोर्ट करना है। तो ये नेहरू का था। तो उसी में दोनों का फिर दरार हो गई, मतभेद हो गया, दोनों के दो रास्ते हो गए। सुभाष वहां से निकले। हालांकि 1940 में सुभाष एक बार फिर वर्धा गांधी जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलने भी गए, लेकिन गांधी जी से उनकी सहमति नहीं बन पाई। तब तक सुभाष ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और 1940 में बंगाल में जो उनकी एक्टिविटीज थी तो सरकार को डाउट हो गया। पहले उनको जेल में डाला। तो जब जेल में गए तो जेल में उनको लगा कि भाई तो ब्रिटिश हमको जेल में रखे रह जाएंगे, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। वहां उन्होंने गांधीवादी तरीका अपनाया, फास्ट अनटू डेथ। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश अगर हमें आज़ाद घूमने नहीं दे सकती तो हमारी आत्मा को आज़ाद करने से नहीं रोक सकती, मैं इस शरीर को ही त्याग रहा हूं। जब उन्होंने फास्ट लंबा खींचना शुरू कर गया तो सरकार भी थोड़ी घबरा गई। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जेल से आज़ाद कर दिया, लेकिन ना तो मैंने जेल से बाहर निकाला, लेकिन ना तो उनको आज़ाद किया, बेल ना तो उनको बेल दिया और ना ही उनको रिहा किया, बल्कि उनको उनके घर पर जाकर रख दिया। और जब उनके घर पर उनको चारों तरफ से पुलिस के घेरे में घर में ही नजरबंद कर दिया कि घर से बाहर कहीं ना निकले। उसी समय शरद बोस का बेटे थे शिशिर कुमार बोस, उनका भतीजा। तो शिशिर कुमार बोस को इन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मुझे हिंदुस्तान से निकलना है और तुम्हें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमें निकलने में सहायता करो। और यही शिशिर कुमार, मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं सुगत बोस हैं, वो शिशिर कुमार बोस के ही बेटे हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। ये बहुत रिप्यूटेड हिस्टोरियन है, इनका तो मैंने कई बुक पहले ही पढ़े हैं। तो शिशिर कुमार बोस ने इनको सहायता की निकलने में। और तब ये उस समय कलकत्ता में एल्गिन रोड हाउस से निकल लिए और निकल कर यहाँ से चले गए धनबाद के गोमो स्टेशन पर। वहाँ दिल्ली कालका ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से पेशावर पहुँच गए और फिर पठान के वेश में वहाँ से काबुल निकल गए। और काबुल से वो रशिया भी जाना चाहते थे, परंतु रशिया का वीज़ा उनको नहीं मिला। तो जर्मन राजदूत से मिले और फिर उसकी सहायता से इटालियन पासपोर्ट पर वहाँ से निकल गए जर्मनी। और जर्मनी में उनको मुलाकात हिटलर से भी हुई, रिबेनट्रोप से भी हुई, उसकी जो विदेश मंत्री है। और वहाँ पर उन्होंने इंडियन लीजन नामक एक संगठन बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं जर्मनी उनका उपयोग सोवियत रूस के अगेंस्ट में करना चाहती थी, क्योंकि सोवियत रूस के अगेंस्ट में तो इस पर सुभाष चंद्र बोस को ये बात शायद पसंद नहीं आई और सुभाष ने जापान जाने की इच्छा प्रकट की। तो सुभाष को एक जर्मन पनडुब्बी में सीक्रेट तरीके से जापान भेज दिया गया, जो कहानी सबको पता है। और जो उन्होंने जापान में ही उन्होंने अक्टूबर 1943 में उन्होंने एक आज़ाद हिंद, जापान से फिर सिंगापुर गए और सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार की नींव डाली जापानियों की सहायता। और वह आज़ाद हिंद फौज पूरब की तरफ आई और भारत की आज़ादी की बात करने लगी। अब यहाँ पर सुभाष और नेहरू, इन दोनों में बहुत बड़ा अलगाव हुआ, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हुआ। माने आप कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल, ये एरा है आइडियोलॉजिकल गल्फ। अब दोनों की आइडियोलॉजी में कोई समानता नहीं रहा, क्योंकि वो फांसीवादी ताकत के साथ मिल गए। नेहरू अपने आप को डेमोक्रेट मानते थे और फांसीवादी ताकत के बहुत खिलाफ मानते थे। अब यहीं पर नेहरू की वाणी में कुछ कड़वापन आने लगा। उसने कहा कि जापानी हिंदुस्तान आने चाहेंगे तो हम आने नहीं देंगे जापानियों के, और जापानियों के साथ अगर सुभाष आना चाहेंगे तो हम तलवार लेकर रोकने वाला पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। तो मतलब एकदम उन्होंने इस तरह से, हालांकि कुछ तो एक सोर्स उनको बताता है कि उन्होंने वॉर क्रिमिनल भी कहा सुभाष को, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं है। और चूंकि जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन है इस स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा कि वॉर क्रिमिनल उनको नेहरू ने कहा या नहीं कहा। लेकिन नेहरू ने यह कहा कि अगर हिंदुस्तान में वो आते हैं तो अगर सुभाष को कोई एक तलवार लेकर सबसे पहले अगर जापानियों के साथ रोकने का प्रयास करेगा तो मैं होऊंगा। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने जो वहां पर ब्रिगेड बनाई, वो ब्रिगेड उन्होंने आज़ाद ब्रिगेड बनाई, नेहरू ब्रिगेड बनाई। और तो इस तरह से उन्होंने नेहरू के नाम पर एक ब्रिगेड बनाया, मतलब कहीं ना कहीं नेहरू के प्रति उनका लगाव रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने जुलाई 1944 में वहाँ से टोक्यो रेडियो से उन्होंने गांधी जी को संबोधित किया और उसी में उन्होंने फादर ऑफ द नेशन कहा, राष्ट्रपिता, इस स्वतंत्रता के लिए अंतिम संघर्ष शुरू हो गया है और उसमें हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस समझते थे कि अगर हम इस सेना को लेकर कहीं आगे बढ़ेंगे और आगे जब जाएंगे
तो हमें हिंदुस्तान की सरहद पर जाने के बाद जब तक कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक हिंदुस्तान के अंदर हमें घुसना मुश्किल होगा, और हिंदुस्तान की जनता तब हमारे साथ खड़ी होगी जब कांग्रेस का भी समर्थन मिलेगा। इसलिए वो चाहते थे कि अब समय आ गया है कि हम सरहद पर सेना को लेकर जाए और कांग्रेस वहां हमें स्वागत करे, और फिर कांग्रेस में इंडिया में एक आंदोलन खड़ा हो जाए और बाहरी आक्रमण और आंतरिक क्रांति दोनों मिलकर ब्रिटिश को भारत से तुरंत खदेड़ दे। तो उसी योजना के तहत उन्होंने कहीं ना कहीं गांधी जी को फिर सम्मान अर्पित किया और उन्होंने कांग्रेस से भी पैचअप करने की कोशिश की। लेकिन उनकी सेना बढ़ती रही। बर्मा में उन्होंने अपनी मुख्यालय बनाया और बर्मा में मंडले में मुख्यालय बनाया, और फिर वहां से वो इंडिया के बॉर्डर पर भी आए, इम्फाल और कोहिमा पहुंच गए। लेकिन अब देखिए जापान की सरकार से मतभेद होना शुरू हुआ। तो जापान की सरकार से इस मुद्दे पर मतभेद हुआ कि जापान की सरकार चाहती थी, क्योंकि ब्रिटेन फिर चाहता था बर्मा पर दोबारा कब्जा करना, क्योंकि बर्मा से उसका पांव उखड़ चुका था, जापानियों ने उसको उखाड़ दिया था। और सुभाष चाहते थे इम्फाल और कोहिमा पर झंडा फहराना और भारत के अंदर घुसना। तो सुभाष की प्राथमिकता यह थी और जापानियों की प्राथमिकता अलग थी। तो दोनों के बीच वहां पर मतभेद हो रहा था, और यही डिफरेंसेस का परिणाम है कि इम्फाल तक आने के बाद भी सुभाष आगे बढ़ना चाहते, लेकिन तब तक जापानी ही पीछे हट गए और जापानी ने अपना मोर्चा बदल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस मोर्चे पर नहीं, हमको अभी दूसरे मोर्चे पर जाना है। और जिस समय जापान की सेना पीछे हटी उसी समय सुभाष को भी वहां से लौट जाना पड़ा। और लौटने के समय सुभाष को इस बात का एहसास हो गया, विशेषकर जब सोल्जर्स लौट गए थे। एक इस पर मुझे लगता है कि एक मूवी भी बनी हुई है कोई OTT के ऊपर, द लास्ट सोल्जर या ऐसा कुछ करके है। उसमें अब आप देखेंगे कितनी एट्रोसिटीज हुई सोल्जर्स के साथ, कितनी सोल्जर्स मारे गए INA के। और जो सोल्जर्स तरफ तरफ कर मर रहे थे, उनको ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा था, बरसात के समय कई तरह की बीमारियां फैल गई थी। तो सुभाष भी उनके साथ थे और सुभाष ने भी उनके दर्द को झेला, महसूसा, और सुभाष को बहुत दर्द हुआ। और इस बात को नेहरू भी समझते थे पहले कि जापानी, अगर हमारा साधन गलत होगा तो साध्य तो करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि जापानी लोग सही लोग तो है नहीं। उनकी सहायता से भारत के बॉर्डर के अंदर आने का मतलब है राक्षस को निमंत्रण देना। तो वो इधर कांग्रेस है वो अपोज कर रही थी इस मुद्दे पर, और सुभाष को भी लास्ट में चलकर ऐसा महसूस होने लगा कि ये जापानी, लेकिन सुभाष उनके सामने सकम नहीं किया, अपने प्रिंसिपल से हटे नहीं, उनकी बातें नहीं मानी, और जो भारत के हित में था उस पर वो जापानियों के साथ डटे रहे। इन द मीन टाइम तब तक जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिरा दिया और 15 अगस्त 1945 को जापान ने समर्पण कर दिया। अब जापानियों के समर्पण करने के बाद आप समझ सकते हैं आजाद हिंद फौज की स्थिति तो कटी पतंग की तरह हो, क्योंकि जापानियों ने समर्पण कर दिया, उसका तो आधार ही समाप्त हो गया। अब सुभाष चंद्र बोस अब नई रणनीति के बारे में सोच रहे थे। वो हार मानने वाले लोगों में तो नहीं थे, बहुत जुझारू थे, अब हमारी कौन सी रणनीति होनी चाहिए। और इसी सब सिलसिले में 18 अगस्त को वो फ्लाइट से उड़े। उनका फ्लाइट थाईलैंड से साइगोन और साइगोन से ताइपेई होते हुए टोक्यो जाना था। वही जो ताइपेई में जो लास्ट उड़ान भरा उसी में वो क्रैश हो गया और जहाज में आग लग गई, सुभाष का डेथ हो गया। बाद में बहुत सारी कमिटीज बनी और वो कमिटीज यह खोज नहीं पाई, बहुत सारे र्यूमर्स स्कैंडल्स आए कि सुभाष वेश बदल कर हैं, ये हैं। कुछ समय तक तो गांधी जी को भी नहीं लग रहा था, कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी लग रहा था कि सुभाष फिर कहीं वैनिश कर गए हैं और प्रकट होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि उस एयर क्रैश में उनका डेथ हो गया। और यहाँ जब जिस समय न्यूज प्रकाशित हुआ उस समय देखिए, जब सुभाष ये सब एडवेंचर कर रहे थे उसमें नेहरू का क्या हाल था। यहां पर कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की और 9 अगस्त को सारे दिग्गज नेता गिरफ्तार हो गए। और सबसे लॉन्गेस्ट जो जेल का स्टिंट था, सबसे अधिक जो एक लंबी जेल यात्रा थी नेहरू की, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट यू कैन से जेल पनिशमेंट उनके लिए था, क्योंकि लगभग 9 अगस्त को वो जेल में डाले गए और वो निकले 15 जून 1945 को। इतने लंबे समय तक 1000 कुछ दिन वो रहे जेल में। और वहीं पर उन्होंने एक बुक भी लिखी, जिस डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप कहते हैं, उन्होंने जेल में ही लिखी थी और अहमदनगर जेल में थे वो। तो
जब जेल से निकले तो बहुत डिजेक्टेड मैन थे, बड़ा निराश, एक तरह से बड़ा उनका ग्लूमी मानसिक स्थिति थी। हर कुछ अनिश्चित लग रहा था, क्या होगा, कैसे होगा। उसी समय उनको सूचना मिली सुभाष के डेथ का, तो फफक कर रो पड़े। मेरे मेरे छोटे भाई की तरह थे, मेरे मित्र थे, और आज सुभाष का इस दर्द हम महसूस कर रहे हैं। और नेहरू ने खुलकर रोया उस पर। और उसके बाद जब आज़ाद हिंद फौज के जवानों पर मुकदमे लाल किला में चलाए गए, तो 25 वर्षों के बाद उन्होंने वकालत की गाउन पहनी और उसके वकालत के लिए गए। और उनके लास्ट समय में उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज के रूप में एक बहुत बड़ी मिसाल रखी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको सेना से जोड़कर उन्होंने एक मिसाल खड़ी कर दी, भारत में धर्मनिरपेक्षता की। और यह भी कहा कि जापानियों के लाख दबाव के बावजूद भी सुभाष नहीं झुके और अपने सिद्धांत पर खड़े रहे। हम उनके सिद्धांत को सम्मान करते हैं, और आज मैं समझता हूं कि शायद मैं उनकी जगह रहता तो शायद मेरा भी यही निर्णय होता। ये नेहरू का स्टेटमेंट था। उसके बाद जब भारत को आज़ादी मिली तो 15 अगस्त 1947 को लाल किला से झंडा फहराते हुए नेहरू ने दो लोगों का नाम लिया। एक नाम था महात्मा गांधी, जो बापू थे, बहुत नेचुरल है, फादर ऑफ द नेशन, और दूसरा नाम था सुभाष चंद्र। तो नेहरू और सुभाष के बीच बड़ा जटिल संबंध रहा। एक फैक्टर गांधी रहा, दूसरा फैक्टर विचारधारा रही। सुभाष का फांसीवादी विचारधारा के निकट चला फांसीवादी शक्ति के साथ मिल जाना नेहरू को स्वीकार नहीं हुआ, और नेहरू की जो गांधी के प्रति जो निष्ठा थी वो सुभाष को स्वीकार नहीं हुआ। तो गांधी फैक्टर और विचारधारा के फैक्टर ने दोनों को अलग रखा। लेकिन अगर पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान अगर कोई दो नेता विचारधारा में सबसे निकट थे तो थे नेहरू और सुभाष। इसलिए फिर मैं एक बार टाइटल पर लौटता हूँ। मेरा टाइटल था सहयोगी अथवा प्रतिस्पर्धी। अब निर्णय आपको लेना है। मैंने दोनों पक्षों को रख दिया ऑथेंटिक पुस्तकों के आधार पर। अब बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।